अपने अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री जयराम ठाकुर जी। एक बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, जयराम जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस बहुत ही जोश भरे कार्यक्रम में हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में शिमला लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री भाई सुखराम चौधरी जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में विधायक रहे और वर्तमान में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन मेरे छोटे भाई बलदेव तोमर जी, यहाँ हमारे बीच में पंचायत समिति की अध्यक्षा अनीता वर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष सूरत सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि और हाटी कम्युनिटी के सभी यहां पर प्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहनों, काफी लंबे अरसे के बाद फिर से आपकी शिलाई में आकर के आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बहुत गर्मजोशी से मैं कह सकता हूं कि जोश के हिसाब से आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
और मैं इस बात को भी देखता हूं जब शिलाई आता हूं तो सचमुच में सिराज भी बहुत याद आता है। और इसलिए मैंने कामकाज में भी आपने देखा होगा मैंने कहा सिराज और शिलाई में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, उस तरह से किया। आज आपके बीच में एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन के सिलसिले में मैं आया हूं। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव का अभिप्राय यह है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह 75 वर्ष का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक योजना के साथ आगे बढ़ाया। और आज पूरा देश नहीं, देश के अलावा विदेश भी, दुनिया भी भारत के इस अमृत महोत्सव का इस कालखंड को बहुत बारीकी से देख रहा है, समझ रहा है। और मुझे इस बात की भी खुशी है, ये हमारे लिए संयोग की बात है कि हिमाचल प्रदेश के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं गठन के। इसलिए हम भी उस दौर में से गुजर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश ने 75 वर्ष की इस यात्रा में सफलतापूर्वक एक अलग स्थान पूरे देश में हासिल किया है। और इसलिए मेरे आने से पहले शायद यहां पर जो डॉक्यूमेंट्री यहां पर प्रस्तुत की, मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। उसमें हमने जिक्र किया इस यात्रा में हम कहां से शुरू हुए थे, आज हम कहां पहुंचे। और यह भी एक संयोग है कि जब हिमाचल का गठन 1948 में हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 जिले थे। एक चंबा का जिला था, एक महासू का जिला था, एक मंडी का जिला था, एक सिरमौर का जिला था। यानी कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में सबसे मूल आधार अगर रहे तो ये 4 जिले रहे जहां से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और स्वाभाविक रूप से सिरमौर को और भी ज्यादा इसका श्रेय जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश निर्माता के रूप में डॉक्टर वाईएस परमार जो है आपके सिरमौर जिला से ही संबंधित हुए। इसलिए आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा
इसलिए आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा कि हमने आज से पहले, मुझसे पहले जो 5 मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने सबका उनका जिक्र किया है। मंत्री रहे हमने सबका उनका जिक्र किया है। ये हिमाचल सबका है, इस हिमाचल को सबने आगे, ये हिमाचल सबका है, इस हिमाचल को सबने आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश को सही मायने में सबसे आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, वो हिमाचल प्रदेश के मेहनतकश लोगों ने दिया है, आप सब लोगों ने दिया है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं। कुछ लोगों ने जिक्र किया कि आप बड़े सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, हमने कहा हमारी सरकार है तो सरकारी कार्यक्रम करेंगे भाई, और इसलिए करेंगे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस 75 वर्ष की यात्रा में जहां पहुंचा है तो हिमाचल प्रदेश के मेहनतकश लोगों का उसमें योगदान रहा है। इसलिए उनका धन्यवाद करना और इस योगदान को आने वाले समय में भी बनाए रखें, इस बात के लिए लोगों के बीच में जाना आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश में 68 की 68 विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा और 75 ऐसे कार्यक्रम आयोजित करूंगा पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां हिमाचल की जनता का दिल से आभार व्यक्त करूंगा। इसलिए भाई और बहनों, आपके बीच में आज हम यहां पर आए। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद छोटा होकर के भी बड़ा काम करने में हिम्मत रखता है। जब हिमाचल प्रदेश बना था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 4.8 थी। आज हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है। मैं कह सकता हूं केरल से पीछे नहीं, हम केरल से भी आगे हैं, क्योंकि हिमाचल के भाई और बहनों ने आगे बढ़ करके उसमें काम किया है। जब ये सड़क की अगर हम बात करते हैं, जब हिमाचल बना था 288 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में थी, और आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 40,000 किलोमीटर है। और 40,000 किलोमीटर में से 20,000 किलोमीटर से ज्यादा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की उस योजना की देन है, जिसे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहते हैं। इसलिए योगदान के रूप में हमको जिस भी व्यक्ति का, जिस भी नेतृत्व का, जिस भी सरकार का योगदान रहा, उसको स्मरण करना होगा। मैं बहुत सारे आंकड़ों में जाकर के बात कर सकता हूं। मैं उन सारी चीजों में बात नहीं करना चाहता हूं आज, क्योंकि आज का यहाँ के इस कार्यक्रम का माहौल कुछ अलग तरह का ही है। बात कहें, हमारी एक सड़क जो हिमाचल प्रदेश में जो बन रही है, लगभग 1350
रही है लगभग 1350 करोड़ रुपए की लागत जो है आपके इस इलाके से होकर के जाकर के अगले शिमला जिला को जोड़ने वाली है। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। इसको काम कहते हैं, नहीं इसको काम नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं। आपके यहां पर मांग थी कि एक एसडीएम का दफ्तर है, लेकिन इलाका बहुत बिखरा हुआ है और मैं भी इस बात से सहमत हूं। इसलिए आप लोगों ने मांग की कि एक एसडीएम का दफ्तर और चाहिए। हमने दूसरा एसडीएम का दफ्तर आपको जो है कफोटा में खोलने का निर्णय किया। कफोटा में एसडीएम का दफ्तर मिल गया। फिर आप लोगों ने कहा कि बीडीओ का एक दफ्तर तो है शिलाई में, लेकिन दूसरा एक और होना चाहिए। हमने कहा यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से होना चाहिए। कमरों में एक नया बीडीओ का ऑफिस आपको खोलकर निश्चित रूप से होना चाहिए। कमरों में एक नया बीडीओ का ऑफिस आपको खोल करके दिया। बहुत जल्दी उसका काम शुरू होगा। फिर कहा कि मेडिकल ऑफिस जो है हमारा बीएमओ का एक है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए एक और होना चाहिए। एक और बीएमओ का ऑफिस कफोटा में आपको हमने दिया। और उसी तरह से डिग्री कॉलेज सतौन की अगर आपने बात कही है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, उसको भी पूरा कर रहे हैं। सब तहसील आप लोगों ने सतौन के लिए मांगी, सब तहसील आपके लिए वहां बना करके दी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यहां पर डिवीजन होना चाहिए हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, वो आपको बना करके दिया। आईपीएच का डिवीजन आपके इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए अलग से होना चाहिए। वो सिविल कोर्ट यहां पर आपके अलग से होना चाहिए थे। अभी हमारे वकील साहिबान यहां पर आए थे हमारा धन्यवाद करने के लिए। और हमने कहा कि सही मायने में यहाँ के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये भी होना चाहिए। कोर्ट का इंतजाम भी आपके लिए यहाँ पर किया। आपके यहाँ पर डीएसपी का ऑफिस भी होना चाहिए। इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए शिलाई में वो व्यवस्था भी की। और इसके अलावा स्कूल और दूसरे हॉस्पिटल खोलने की बात तो मुझे लगता है कि वो सूची बहुत अलग है, वो लंबी है। इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मेरे सिराज बाबू को मालूम पड़ जाएगा ना, तो वो बोलेंगे तू वही इलेक्शन भी वहीं से ले, वोट भी वहीं से ले लेना, वो बोलेंगे ऐसे मेरे को। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो मैंने अपने इलाके में की है, वो तो आपके इलाके में की है। इसलिए पर्दा ही रहे तो अच्छा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस इलाके की जरूरतें थी। बहुत लंबे समय तक सत्ता यहां पर रही, एक घर में रही, एक परिवार में रही। मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन इस क्षेत्र के विकास की जरूरत पूरा करना ये दायित्व था।
भले ही हमारे विधायक यहां से चुन करके नहीं आ पाए, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि इस क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने के लिए हम यहां पर काम करेंगे। और इसलिए बलदेव तोमर जी को हमने सरकार में भी जिम्मेवारी दी और संगठन में भी जिम्मेवारी दी। और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी प्राथमिकता, मुझे लगता है कि इसको पूछने की आवश्यकता नहीं, ये बड़ी साफ जाहिर होती है कि इस क्षेत्र की प्राथमिकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज से पहले जो भी सरकारें रही शिलाई विधानसभा क्षेत्र को इस तरह से विकास करने का अवसर किसी ने नहीं दिया जिस प्रकार से हमारी इस सरकार के कार्यकाल में दिया। जहां सड़कें होनी चाहिए वहां सड़कें, वो जहां पेयजल योजनाएं होनी चाहिए वहां पेयजल योजनाएं बनाने का हमने काम शुरू किया। जहां बिजली की समस्या थी वहां पर बिजली, जहां हॉस्पिटल बनने चाहिए थे वहां हॉस्पिटल, जहां स्कूल बनने चाहिए थे वहां पर स्कूल, इस तरह से हर क्षेत्र में हमने विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रयत्न किया है। अब ये हमारा कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो रहा है। कुछ हमारे मित्र बहुत उछल कूद कर रहे थे कि 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अब तो हमारी बारी आएगी। मैंने उनको कहा कि प्यार से समझ जाओ, ये बारी वाला रिवाज बदल गया है और अब की बार पूरे देश में बदल गया है। हमारा पड़ोस है यहां पर उत्तराखंड, यहां से थोड़ा ही किलोमीटर दूर लगता है। वहां पर भी बोल रहे थे वो चुनाव के दिनों में हमारी बारी आई। आई बारी नहीं आई बारी। रिवाज बदल गया। धामी जी थे, फिर धामी जी बैठे वहां पर। रिवाज पूरे देश में बदल गया। हम कौन सी नई बात कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? हमारी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जब हम मेरी बात हमने कहा भाई गुस्सा मत करिए, हमने तो रिवाज बदलने की बात शुरू से की है, पहले दिन से शुरू की है। हमारे साथी यहां पर कह रहे थे जब हिमाचल में सरकार बनी तो उस वक्त भी हमने कहा कि रिवाज बदलने की शुरुआत करनी चाहिए। जो बदले की भावना से काम करने की एक रिवाज डाली थी, रिवाज डाला हुआ था। सरकार बदलती थी, पूर्व सरकार की योजनाओं को रद्द कर दिया जाता था। पूर्व सरकार के नेताओं के ऊपर मामले दर्ज कर दिए जाते थे। हमने कहा ये रिवाज इस देवभूमि का रिवाज नहीं है। ये संस्कृति हमारी देवभूमि हिमाचल की नहीं हो सकती है। इसलिए कहा हमने कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। हमने पहले दिन से रिवाज बदला है। रिवाज क्या था जब सरकार बनती थी टोपियां बदल जाती थी।
एक नया काम था पड़ा हुआ ये। इसकी सरकार आई तो लाल रंग की टोपी हो जाएगी, उसकी सरकार आई तो हरे रंग की टोपी हो जाएगी, हमने कहा ये गलत है। टोपी हमारी हिमाचल की है, हिमाचल की शान है, हिमाचल की पहचान है। ये टोपी सबकी है, ये किसी एक दल की नहीं है। इसकी है, ये किसी एक दल की नहीं है। इसलिए हम तो हरी भी पहनते हैं, लाल भी पहनते हैं। जब मिली तब पहनते, नहीं मिली तो नहीं पहनते। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने आज से नहीं रिवाज बदलने की, हमने पहले दिन से रिवाज बदलने की शुरुआत की है। हमने कहा इस रिवाज को बदलिए, ये टोपी सब रिवाज को बदलिए। ये टोपी सबकी है, हिमाचल की टोपी है, चाहे हरी है, चाहे लाल है, चाहे सिरमौर की है, चाहे वो कुल्लू है, वो चंबा की है, कोई भी टोपी है, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति। लेकिन आजकल जब हम रिवाज की बात कर रहे हैं तो कुछ को बहुत परेशानी है। अब हम रिवाज बदलने की बात इसलिए कह रहे हैं कि पूरे देश में बदल गया भाई, अभी हिमाचल में हमारा विधानसभा का सत्र था पीछे, बजट सत्र के दौरान 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे। चुनाव के दिनों में खूब उछल करके बोल रहे थे हमारे मित्र की भाई हम आ रहे, हमने कहा कहां आ रहे? बोलते हम पंजाब में आ रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं। हमने कहा इंतजार कर लीजिए, हमें तो नहीं लगता चन्नी साहब आ रहे हैं। उत्तराखंड में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे। बोलते तो उत्तर प्रदेश में कठिन है, योगी है, योगी साहब है। लेकिन जब परिणाम निकला आपके सामने, चन्नी साहब तो दो जगह से लड़े, दो जगह से ही चले गए बेचारे। एक प्रदेश जहां उनकी सरकार थी वहां से भी विदाई हो गई, और दूसरी तरफ देखिए जहां 4 राज्यों में भाजपा की सरकारें थी, चारों के चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आई। चाहे वो गोवा की बात है, चाहे वो मणिपुर की बात है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात है, चाहे वो उत्तराखंड की बात है। अभी जब हम फिर से रिवाज की बात कर रहे हैं तो एक नेता ने बहुत ऊंचे कहा कि ये रिवाज बदलने की बात तो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, जयराम तो किस खेत की मूली है बोलते हैं। हमने कहा ये मूली कई बार ऐसी भी होती है, कई बार मीठी भी, कई बार मिर्ची भी होती है, काफी तेज, कई बार मीठी भी, कई बार मिर्ची भी होती है, काफी तेज भी होती है। मेरे पुराने नेताओं के प्रति, जो वरिष्ठ नेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके सबके प्रति सम्मान है। लेकिन जो इस प्रकार से अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि
कि दूसरे को वो इंसान के योग्य भी नहीं समझते हैं, मुझे लगता है कि वो भाषा ठीक नहीं है, वो देवभूमि हिमाचल की ठीक नहीं है, वो देवभूमि हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। हम छोटे हैं, गरीब हैं, हमारी पृष्ठभूमि राजाओं की नहीं है, भूमि राजाओं की नहीं है भाई। हमने गरीबी को देखा नहीं, हमने गरीबी को करीब से उस दौर में से गुजरे हैं, इसलिए गरीब की पीड़ा क्या हो सकती है ये गरीब जान सकता है, बड़ा आदमी नहीं जान सकता है। ये अंतर है, ये समझना पड़ेगा उनको। गरीब को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बड़े आदमी बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि दूसरे को आदमी ही नहीं समझ पा रहे हैं वो। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के गर्व है, फक्र है कि गरीब होने के नाते मैंने गरीबी को बहुत नजदीकी से समझा है, इसलिए गरीब के दर्द को समझता हूं। इसलिए हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष का कार्यकाल गरीब के साथ गरीब के करीब खड़े होकर के काम किया। जहां गरीब वहां हम। गरीब को इलाज के लिए कठिनाई होती थी, बीमारी ऐसी लग जाती थी जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते थे। लेकिन बड़े लोग कई बार सत्ता में रहे, वो समझ नहीं पाए उस गरीब आदमी की जगह जमीन गिरवी हो जाती है, उसके इलाज के लिए सरकार को सोचना चाहिए। वो बड़े लोग थे, वो गरीब की पीड़ा को नहीं समझ सकते थे, लेकिन हमने गरीब होने के नाते उस पीड़ा को समझा। हमने हिमकेयर की आज गरीब आदमी हिमकेयर का कार्ड लेकर के जाता है, उसे मालूम है पैसा नहीं होगा तो भी मेरा इलाज हॉस्पिटल में होगा, बिना पैसे के होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना पूरे देश के लिए शुरू की। 1,38,000 गैस के चूल्हे हमने हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना के बांटे। मेरे पास कुछ महिलाएं आई और कहने लगी कि हमको भी गैस का चूल्हा चाहिए था। हमने कहा कि उज्ज्वला योजना में आप अपने कागज पत्र भरिए, आप करिए। कहा कि नहीं मिल पा रहा उसमें। जब मैंने अधिकारियों को पूछा तो उन्होंने कहा कि उस योजना के अंतर्गत इनकी पात्रता नहीं बन पा रही है, इनके लिए कुछ और करना पड़ेगा, अगर देना है तो। मैंने इस बात को सोचा कि ये मेरे हिमाचल प्रदेश में ये भाव नहीं रहना चाहिए। गरीब कोई परिवार है, गरीब कोई माता बहन हमारी है, उसके दिल में ये पीड़ा नहीं रहती। ये अमीर आदमी के घर में गैस का चूल्हा मेरे पड़ोस में आ गया, मेरे घर में गैस का चूल्हा मेरे पड़ोस में आ गया। मेरे घर में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं गरीब हूं। हमने कहा इस काम को हम करेंगे, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया। 3,34,000 गैस के चूल्हे हमने घर घर में पहुंचाए और पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया है। गैस का सिलेंडर भी फ्री दिया। अब 2 रिफिल हम फ्री दे रहे हैं। लेकिन बड़े लोग इस पीड़ा को नहीं समझ पाए क्योंकि वो बहुत बड़े थे। इस पीड़ा को समझने के लिए
किसी गरीब आदमी का होना बहुत आवश्यकता, छोटे आदमी का होना बहुत आवश्यकता, छोटे आदमी का होना बहुत जरूरी था। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने अपनी बात कह सकते हैं। बहुत सारा वक्त लगेगा, उन सारी बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। आज हमने तय किया कि हमारी माताएं बहनें अपने कामकाज के लिए घर से बाहर जाती हैं। उनके आने जाने की सुविधा और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आने जाने में पैसा कम खर्च हो, इस बात के लिए क्या सोचा जा सकता है। हमने निर्णय किया कि महिलाओं की संख्या आबादी का 50% है, अगर आधा हिस्सा है तो हम उनसे किराया भी आधा लेंगे, आधा किराया ले लेंगे। तो हमारे जो बड़े बड़े लोग थे वो नहीं सोच पाए। आगे बढ़कर के हमने और निर्णय लिया, पानी का हिमाचल प्रदेश में हर गांव में हर घर में कनेक्शन दे दिया। और हमने कहा ये पानी तो पुण्य का कार्य है, ये पानी हमको देना चाहिए, इससे पैसा आता भी कितना कर है। जब मैंने अधिकारियों से पूछा तो इन्होंने कहा कि लगभग 30-31 करोड़ रुपए आता है कुल हिमाचल प्रदेश में किराया। हमने 30-31 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में, उससे क्या होगा। हमने तय किया जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी पानी के कनेक्शन लगे हैं, हम कोई बिल नहीं लेगा, पुण्य का कार्य करेंगे। पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। हमने कहा पानी बिना पैसे के पिलाएंगे। बहुत परेशान हुए, बोलते हैं कांग्रेस के नेता बोलने लगे कि मुफ्तखोर बना दिया सबको। हमने कहा तुमने अगर नहीं बनना है तो मत बनिए भाई। आगे बढ़कर के हमने और निर्णय किया एक यहां हमारे ऊर्जा मंत्री बैठे हैं सिरमौर जिला से ही। ये लगे रहते थे जमा जोड़ में, ये महकमे में रहे, ये महकमे में रहे है ना, काम किया है। तो इसलिए बारीक चीजों को देखना, बारीक चीजों को ढूंढना, ये इनका एक स्वभाव है। मुझे कहने लगे कि हम बिजली पैदा करते हैं। मैंने कहा हाँ पैदा करते हैं। हम बिजली पैदा करते हैं। मैंने कहा हाँ पैदा करते हैं। लेकिन हिमाचल वालों को बिजली पैदा करने के बाद क्या मिला? हम तो बिजली बेचते हैं, हरियाणा को बेचते हैं, दिल्ली को बेचते हैं, राजस्थान को बेचते हैं, पंजाब को बेचते हैं। हमने कहा तो क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा थोड़ी गरीब लोगों के लिए सोचना चाहिए, हमको बिजली फ्री देनी चाहिए। हमने कहा सोचना चाहिए तो बताइए क्या करना चाहिए। जब हमने पता किया कि जिसके घर में बिजली का कनेक्शन लगा है, मीटर लगा है, लट्टू चाहे जले चाहे ना जले, 55 रुपए हर महीने का उस आदमी को देना पड़ता है। इसलिए देना पड़ता है 15 रुपए फिक्स चार्जेस मीटर के होते थे और 40 रुपए फिक्स चार्जेस सर्विस चार्जेस के होते थे। 40 और 15 55 रुपए बिना लट्टू जले भी देना पड़ता था। मैंने कहा ये तो गलत आदमी, गरीब आदमी को हम ऐसा क्यों परेशान करें। हमने कहा इसको माफ करते। नहीं बोलते कुछ और करना चाहिए। हमने कहा क्या करना चाहिए? हमने कहा एक गरीब आदमी अपने घर में 2-3 बल्ब लगाता तो कितना बिजली खर्च करते हैं। तो मालूम पड़ा कि अगर 3 बल्ब लगते हैं, 4 बल्ब लगते हैं तो 50 तो
50-60 यूनिट तक खर्च करते, तो हमने घोषणा कर दी कि 60 यूनिट तक बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया हिमाचल प्रदेश में। लेकिन ये फिर भी उसके बावजूद हटे नहीं, बोलते नहीं 60 यूनिट वाले तो बहुत थोड़े, 60 यूनिट वाले तो बहुत थोड़े से हो गए, बोलते हैं थोड़ा और करना चाहिए बोलते। हमने कहा भाई अब ज्यादा मत करो यार। फिर एक बात की, सब लोगों ने सहमति की, कैबिनेट में बहुत लंबा डिस्कशन हुआ इस पर, और अब हमने हिमाचल प्रदेश में यह तय किया कि 125 यूनिट तक बिजली बिना पैसे के मिलेगी, बिना यूनिट तक बिजली बिना पैसे के मिलेगी, बिना बिल के मिलेगी। और हमारे कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बिजली मुफ्त, कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बिजली मुफ्त करेंगे। अरे हम तो कर दिए हैं। और यहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग बैठे हैं, बिल आया होगा, लेकिन कितना आया? 0 बिल आया। 0 बिल ना? 0 बिल ना? अब उन हमारे कांग्रेस के मित्रों को बोलो कि भाई तुम्हारा करना, हमारे कांग्रेस के मित्रों को बोलो कि भाई तुम्हारा करना क्या, तुम्हारा बचा क्या? बोलते पूरे देश में तो बचे नहीं, तुम यहां क्यों उछल कूद कर रहे हैं भाई? भाई और बहनों, में इतना कहना चाह रहा हूं, जो हम कर सकते तो यहाँ की परिस्थितियों के मुताबिक वो करने की हमने कोशिश की है। और आने वाले समय में मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में भी जो करने की गुंजाइश होगी वो भी करेंगे। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि हिमाचल प्रदेश हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत स्नेह करता है। इसलिए आज का ये दौर इस बात के लिए है कि हम नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें, उनको ताकत दे करके उनको आगे बढ़ने का हौसला दें। ये हमारे जिम्मे है, इस काम को हम करेंगे। अभी तोमर जी कह रहे थे कि यहां 6 बार आना हो गया। मैं भी सोच रहा हूं कई बार मैं ज्यादा तो नहीं आ रहा हूं। यहां मुख्यमंत्री शायद में 5 साल में 1 बार या 2 बार आते थे। और यही ये स्थिति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में 4.5 वर्ष में प्रधानमंत्री जी 7 बार हिमाचल प्रदेश आए, 7 बार। और आप देखते होंगे अभी शिमला आना हुआ उनका, और शिमला आए जब रिज के मैदान में पहुंचने से पहले माल रोड पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी छोड़ करके पैदल चलना शुरू कर दिया। एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल गए, और हमारे हिमाचल के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो माल रोड पर पैदल होकर के वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये माल रोड हम रोज घूमते थे, बोलते हैं, क्योंकि हिमाचल में वो काम करते रहे लंबे समय तक संगठन का। हम साथियों को यही मिलते थे, यही हमारे चलते चलते बातें भी होती थी और सैर भी हो जाती थी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उसके कुछ दिन बाद धर्मशाला में प्रधानमंत्री जी का फिर से आना हुआ।
हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान होकर के हमसे पूछने लगे, हाँ प्रधानमंत्री जी फिर आ रहे हैं? हमने कहा जी आ रहे हैं, है ना? नहीं नहीं बोलते, ऐसे पूछ रहे थे हम। फिर मालूम पड़ा कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 2 दिन के लिए आ रहे हैं क्या? हमने कहा 2 दिन के लिए आ रहे हैं क्या? हमने कहा जी हाँ 2 दिन के लिए आ रहे हैं। नाइट स्टे भी वहीं पर है क्या धर्मशाला? मैंने कहा हाँ नाइट स्टे धर्मशाला। मैंने कहा हाँ नाइट स्टे भी है। मैंने कहा क्यों, कोई आपत्ति है आपको? बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो नहीं नहीं कुछ नहीं है। परेशान हुए पड़े हैं बिना वजह के। और उस पार्टी में आपको बताऊं मैं अब स्थिति क्या, हालात क्या बन गए। आज उनके पार्टी के एक बहुत पुराने नेता गुलाम नबी आजाद भी बाय बाय करके चले गए। उनको कहा गई मैं 1970 में इस कांग्रेस पार्टी में आया था। मैंने एक नहीं अनेक दायित्व का निर्वहन किया मंत्री के तौर पर, पार्टी के पदाधिकारी के नाते। लेकिन जो आज का दौर कांग्रेस पार्टी का ये सबसे बुरा दौर है, खराब दौर चल रहा है कांग्रेस पार्टी का जीवन में। और इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं यहां बड़े लोगों का, पुराने साथियों को जिनने कांग्रेस को खड़ा किया है उनकी कोई पूछ नहीं रह गए। 4 लोग नेता जो है राहुल गांधी को घेर करके रखे हैं, जो जूनियर हैं, अनुभवहीन हैं, उन लोगों को अपने साथ में रखा है और अपने स्टाफ और पीए और प्राइवेट सेक्रेटरी से देश के निर्णय करने लगे हैं। ऐसे में ये अपमान की परिस्थिति बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी और सभी दायित्व जहां भी मेरे ऊपर जिम्मेवारी है सभी से त्याग पत्र देता हूं। चले गए। यहां हमारे कुछ मित्र बोल रहे हैं हम आएंगे। कैसे आएंगे? जब आने देंगे तो आएंगे, आने ही नहीं देंगे हम। तुम्हारे आने से होगा, तुम्हारे कहने से होगा। इनकी पार्टी के हाल ही में जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, एक अध्यक्ष बनाया, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, और हमको एक वर्किंग प्रेसिडेंट मिले इनके। मैंने कहा भाई साहब ये वर्किंग प्रेसिडेंट क्या होता है? बोलता कुछ नहीं होता है, ऐसे ही लगा दिया है हमको साथ में। मैंने कहा तो क्या कर रहे हैं, आ जाओ साथ में। अभी हाल ही में देखा होगा कांग्रेस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट पवन काजल, 2 बार के विधायक, ओबीसी के बड़े नेता प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हमारे साथ में दिल्ली में। और इनकी पार्टी के एक और दूसरे नेता लखविंदर राणा जी 2 बार के विधायक, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल हुए दिल्ली में जाकर। और भी आएंगे तो शोर डाल रहे थे हमें। जो भाजपा के बहुत बड़ी नेता हमारे संपर्क में हैं। पत्रकार हमारे पास पूछने लगे कि आपके संपर्क में भी हैं? मैंने कहा हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन हमारे साथ बहुत हैं। सिर्फ संपर्क की बात नहीं करिए, हमारे साथ हो लिए हैं बहुत सारे लोग। और आने वाले समय में आप देखेंगे कुछ और भी होने वाला है, और होगा।
क्योंकि हर आदमी महसूस कर रहा कि इसमें बचा कुछ नहीं भाई, हो गया काम अब। इसलिए मैं आपके बीच में यही कहना चाहूंगा, बहुत जल्दी सारी परिस्थितियां बदलेंगी। भाई और बहनों, आपका एक बड़ा भावुक मुद्दा है हाथी। और बहुत लंबे समय से आप इस सारी चीज के लिए प्रयत्नशील हैं। और मुझे कहीं सचमुच में जैसे नारा लगाया जा रहा है, मैं भी अपने आप को हाथी महसूस कर रहा हूं। वर्षों से चला हुआ है, लेकिन हमने कहा, हमारे साथ आपके साथी आए, हाटी कमेटी आई, शिमला आई, विधानसभा में हम बैठे, दिल्ली गए, दिल्ली बात की। और मुझे इस बात को लेकर के कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, हम बहुत मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। और जल्दी करेंगे इसको, जिसका समाधान करेंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि बलदेव तोमर जी इस सारे संघर्ष के लिए बस ये सोने नहीं देते, रात को भी हाटी, सुबह उठना फिर भी हाटी। और आपकी सारी जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने बहुत जिम्मेवारी के साथ अपना पक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के समक्ष रखा। और ये होना भी चाहिए। और मैं इस बात को भी बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, हमारे कुछ भाइयों के बीच में, कुछ हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के बीच में इस प्रकार का एक द्वंद्व फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। जो अधिकार उनके हैं, उन अधिकार में रखेंगे, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हम मिलकर के काम करना चाहते हैं, ना किसी को ना किसी को कम, लेकिन अपनी बात जो हाटी कम्युनिटी की है, हाटी समुदाय की है, आपके इस इलाके की है, उन भावनाओं का सम्मान करते हुए उस मुद्दे को लेकर के हम बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर के आगे बढ़ें, इसमें सबका साथ लेकर के आगे बढ़ें। कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं कि रात को बैठ के करके इस तरह का माहौल पैदा किया जाए, जिसके कारण कंफ्यूजन हो जाए, जिसके कारण सारी ये मूवमेंट रुक जाए, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति बन जाए। मैं समझता हूं कि उस दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये समाज हमारा सारा अपना है। हम सब बैठ करके मिल करके इस काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, सबके इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं।
मैं भी बैठकों में गया था, पीछे पीछे दिल्ली गया था, मैं मिला और बैठकों में जाकर के मैंने बात की, मैंने यही बात की। प्रधानमंत्री जी मिले तो भी हमने बात की उनसे, और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ में जब गृह मंत्री जी मिले, चंडीगढ़ आए तो भी हमने उनसे बात की। इससे पहले हमारे जोनल काउंसिल की मीटिंग धर्मशाला उधर जयपुर में हुई तो उसमें भी हमने बात कही। हम कोशिश कर जल्दी इसका समाधान हो जाए और इसके समाधान के साथ हम पूरे सब मिलकर के जो है धन्यवाद का कार्यक्रम करें। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी वो करने की कोशिश करेंगे। बाकी बातों को लेकर के मुझे आज नहीं कहना है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जब भाजपा की सरकार फिर सत्ता में आएगी तो शिलाई से एक विधायक हमको जो है भारतीय जनता पार्टी का चाहिए, वो आपके जिम्मे है। शिलाई के विकास का जिम्मा हमने लिया। आपके सिरमौर जिले के एक भावनात्मक मुद्दे का जिम्मा हमने लिया, लेकिन एक जिम्मा आने वाले समय में आप लोगों को लेना पड़ेगा कि सिरमौर सारे का सारा चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए, पूरे का पूरा चाहिए। ये वादा आप करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी भाई और बहनों यहाँ कुछ बातों को लेकर के जिक्र आया है, एक सुझाव आया है। खासतौर से हमने कहा कि भाई हम आजकल के इन कार्यक्रम में कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो गुग्गा नवमी जो पौराणिक एवं धार्मिक मेले का जो 3 दिन का जो यहाँ पर होता है, मुझे बताया कि काफी बड़ा मेला होता है और उस मेले को जिला स्तरीय करने की यहाँ पर घोषणा की जाए तो मैं इस मेले को जिला स्तरीय करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और इसके अलावा बाकी कुछ बातों को लेकर के कहा कि रोनाट का इलाका जो है वहां मैं रहा हूं 15 दिन, वहां रोनाट में जाकर के गांव में खाए, पटांडे भी खाए और यहाँ के वे हैं हाँ बकरे तो तुम खाते थे ज्यादा, हमको कम। मैं उस वक्त मैंने छोड़ दिया था शायद मेरे ख्याल। हाँ, तब ये सारी बातें यहाँ पर से थोड़ी बोलनी है। आज भी यहाँ आए, आज रोटी नहीं मिली सारा दिन। रोटी तो थी लेकिन समय नहीं था, तो हमने यहाँ नीचे जा करके तो पूड़े बने होते बड़े स्वादिष्ट, एक उठाया, हमने खा लिया, अपना लंच का इंतजाम हो गया। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके बीच में। बाकी जो इश्यूज हैं यहाँ के जितने भी हैं, इन्होंने पूरी फाइल बना करके दी है और उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के मांग पत्र के बातें रखी हैं। उनको हम बैठेंगे, बैठ करके उनका समाधान कैसे होगा, समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब दौर मांगने का हमारा है, आपका नहीं भाई। और आप जो है आपकी एक मांग जो है बड़ी रह गई है, उस मांग को हम पूरा करेंगे और उसके बाद बिना मांगे आप सब जो करेंगे वो जिम्मा आपके ऊपर होगा। उस जिम्मेदारी को आप निभाने के लिए तैयारी कर लें।
इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आओ मिलकर के साथ चलें, बहुत मिलकर के साथ चलें। बहुत कुछ किया है, लेकिन हम इस बात से भी सहमत है बहुत कुछ अभी करना बाकी है, और उसको करने के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। एक मुद्दा जो भावनात्मक मुद्दा आपका है उसको हम करेंगे, और हमारे लिए जो आप लोगों को यहां से करना है वो आप करेंगे। ये जिम्मेवारी आप लीजिए और आपके काम की जिम्मेवारी हम लेकर के जा रहे हैं। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी बात जो हमने सुन ली, रोनाट की बात ये कह रहे हैं, उसका समाधान निकाल रहे हैं। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। और वैसे भी सिरमौर बालू ने हमारे साथ और मामा का रिश्ता लगाया। मामा आते रहेंगे भाई, मामा भांजे का रिश्ता हम निभाते रहे।